चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक 3 है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड है। अच्छा, अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? हर मास के गिर्द जो है वो एक स्पेस है जिसमें कोई अदर मास जो है वो उसकी वजह से अट्रैक्शन महसूस करता है, तो वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। जैसे ज़मीन एक बहुत बड़ा मास है, तो इसके गिर्द जो स्पेस है जिसमें कोई अदर मास जो है वो ज़मीन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स फ़ील करे, तो वो स्पेस जो सारी ज़मीन के अराउंड है, वो उसकी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है। अच्छा, ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में ही ना यहाँ पे एक मास है जो कि ए पॉइंट पे मौजूद है, ठीक है? और ये ए पॉइंट से मूव होके बी पॉइंट पे चले जाते हैं। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो इसके ऊपर वर्क किया है वो कैलकुलेट करेंगे कि इसके ए से बी पर जाने में ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद होने पे आपको पता है कि इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी ये नीचे को। तो उस ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रही है, ठीक है? अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑफ मास एम, ये ए से मूव होके बी पे चला गया। तो हमने जो है खुद से जो है वो आपने कंसीडर कर लिया कि फर्ज करें कि ये पाथ 1 से गया है, यानी ए से सी और फिर बी। अच्छा, फिर हमने एक और पाथ जो है सपोज कर लिया कि ए से डी और फिर डी से बी, इसको पाथ 2 कह दिया। और फिर ए से बी ये आपके पास जो है कर्व्ड पाथ है जिसको हमने पाथ 3 कहा। तो हम ये अब कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये फर्स्ट पाथ से जाए, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो है वो कितना बनेगा। अगर ये पाथ 2 से जाए, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया वो कितना बनेगा। इसी तरह पाथ 3 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि वर्क जो है अगर तो फोर्स की डिस्प्लेसमेंट में हो, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन में ही हो, यानी अगर वर्क जो है वो उसमें फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो वर्क पॉजिटिव होता है। और अगर वर्क में अगर आपके पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है अगर वो परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास जो उसका आंसर है वो जीरो आता है। और अगर जो है वो वर्क और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 हो, यानी यानी फोर्स एक तरफ को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उसके मुखालिफ है, फिर आपके पास जो उसका आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है। ये बेसिकली वर्क जो है आपको पता है कि ये एफ डॉट डी है। जब हम इनके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे कॉज ऑफ जीरो करेंगे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम इन डायरेक्शन होगी, तो आपके पास आंसर आएगा एफ इंटू डी। कब? जब आपके पास थीटा जीरो होगा। इफ अगर का आपके पास थीटा हो 90 डिग्री, तो जब यहाँ पे हम 90 पुट करेंगे तो कॉज ऑफ 90 का आंसर जीरो होगा। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल अगर 90 हो तो फिर आपके पास आंसर जीरो आएगा। अगर आपके पास जो थीटा है वो 180 डिग्री हो, यानी फोर्स इधर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मुखालिफ हो, तो फिर ही आपके पास होगा ना ये थीटा 180। तो फिर उस वक्त आपके पास आंसर जो है वो माइनस एफ इंटू डी आएगा, बिकॉज कॉज ऑफ 180 इज -1। सो वर्क पॉजिटिव आपने समझ लिया, वर्क जीरो समझ लिया, वर्क नेगेटिव समझ लिया। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये देखें यहाँ पे इस मास के ऊपर जो mg फोर्स लग रही है, दैट इज वेट, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ए से सी की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आप देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है, तो जिसकी वजह से वर्क डन ए से सी तक मूव होने में जीरो होगा। तो वो यहाँ पे शो किया गया। अब सी से बी तक, अब देखें कि यहाँ पे जब मास पहुंचा है, अब मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड है और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है कितनी? सी से बी तक जो फासला है ये आपके पास h हाइट है।
लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट एच से शो की गई, डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में यहाँ पे एंगल 180 है, जिसकी वजह से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास -F/H। तो आपने वो लिख दिया। अब ये फोर्स कितनी है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये वही जो उसका वेट है। सो आपके पास आंसर आएगा -mgh, सी से बी में मूव होने में जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सो सी से बी तक मूव होने में जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है वो -mgh है। अब हम अगर ये पाथ 1 का, ये जो ए से चल के ये बी तक जाने का, यानी वर्क फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू बी, दैट इज वर्क ए सी बी वाले पाथ पे आपके पास जो टोटल वर्क डन आ रहा है वो इन दोनों को ऐड करके तो आपके पास -mgh आ रहा है। अब पाथ 2 पे जाते हैं कि फर्ज किया कि जो ए से बी पे ये मास मूव होके गया है, फर्ज करके वो पाथ 2 से गया है, तो इसमें वर्क डन फ्रॉम ए टू डी अगर देखें तो यहाँ पे फिर वही बात कि mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट h जो है वो ऊपर को है। तो यहाँ भी आपके पास जो वर्क डन होगा ए से डी तक जाने के लिए तो वो -mgh होगा। अच्छा, देन वो डी पे पहुंचने पे फिर वो डी से बी की तरफ जाएगा। अब जो इसका वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो वर्क जो होगा वो आपके पास 0 आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल फिर से 90 हो गया। तो वर्क डन फ्रॉम डी टू बी 0। अब इन दोनों को ऐड करें कि ए से डी और फिर डी से बी डन जाने के लिए, यानी इस पाथ पे ए से बी तक जाने के लिए कौन सा पाथ इस्तेमाल किया, ए डी बी वाला। इस पे भी जब हम वर्क टोटल हमने किया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास फिर से आंसर -mgh। यानी पाथ 1 और पाथ 2 से किया गया जो काम है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेम है। अब पाथ 3 के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ये एक देखें, ये एक आपके पास कर्व्ड पाथ है, लेकिन हमने इसको जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो आपको ये जो वर्टिकल स्टेप्स नजर आ रहे हैं ना, जो इनमें वर्क होगा उसकी सम वैल्यू होगी, लेकिन जो हॉरिजेंटल हैं, वहां हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं, वहां पे कोई वर्क नहीं होगा। वहां पे की वजह वही बनेगी जैसे यहाँ बन रही थी कि जो फोर्स थी वो नीचे को लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट ये हॉरिजेंटल हो रहा था। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ए से सी तक में भी कोई वर्क नहीं था, ये बी से डी कह लें या डी से बी कह लें, इसमें भी कोई वर्क नहीं था। इसी तरह कोई भी ये जो हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं इनमें वर्क डन नहीं होगा, लेकिन जो वर्टिकल स्टेप्स हैं उनमें वर्क होगा। तो हमने फर्ज किया कि ए से बी तक ये जो कर्व्ड पाथ है, हमने इसको n हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। सो हॉरिजेंटल स्टेप्स में तो कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन जो वर्टिकल स्टेप्स हैं, डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4, डेल्टा y और एंड तक यहाँ तक समझ लें कि ये डेल्टा yn। अच्छा, अब यहाँ पे सबके लिए यही है कि फोर्स किधर को लग रही है, नीचे को, और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, ऊपर को। सो आपके पास जो ये फर्स्ट स्टेप होगा वर्टिकल स्टेप, इसमें आपके पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा -mg और इनटू डेल्टा y1। अच्छा, अब इसी तरह सेकंड वाले के लिए -mg इनटू डेल्टा y2, और इसी तरह सबके लिए, और लास्ट वाले के लिए वर्क आएगा कि आपके पास फोर्स नीचे को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा है। सो यहाँ पे भी आपके पास आएगा -mg और इनटू डेल्टा yn, क्योंकि हमने इसको n स्टेप्स में डिवाइड किया था। अच्छा, अब -mg अगर हम कॉमन ले लें तो इनसाइड आपके पास ये आ जाएंगे जी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जो टोटल आपके पास 1 से लेके n तक हैं। सो जब हम इनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास ये तो वही जो वर्टिकल स्टेप्स हैं, ठीक है, इनको जब हम ऐड अप करेंगे तो वो तो आपके पास वही स्टेप्स की जो टोटल बनेगी, तो वो तो इसकी हाइट ही है। सो ये जो सारे डेल्टा वाइज हैं ये जब ऐड अप होंगे तो इसका आंसर सिंपली हाइट आएगा। जब वो हम पुट की तो हमने देखा कि आपके पास जो वर्क आ रहा है वो फिर वही है। इसका मतलब है कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ए से बी तक जाने के लिए, उसको बेशक पाथ 1 से गया, पाथ 2 से गया या पाथ 3 से गया, तो वो सबके लिए जो वर्क डन था वो -mgh ही था। अच्छा, तो हम ये कहेंगे
कि अगर आपके पास कोई ऐसी फील्ड हो जिसके अंदर जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, तो उसको कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। तो ये जो आपकी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, दिस इज अ कंजर्वेटिव फील्ड बिकॉज कि इसमें ए से बी तक मूव करके जाने में जो वर्क डन हुआ वो पाथ 1 पे, 2 पे, 3 पे सब पे सेम था, दैट इज माइनस mgh। इसका मतलब है वर्क इंडिपेंडेंट हो गया पाथ से, कि आप जिस मर्जी पाथ से जाएं, जो आपके पास जो वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इंडिपेंडेंट हो गया पाथ से। ठीक है, तो ऐसी फील्ड को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड, और ऐसी फोर्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ। अब क्लोज्ड पाथ का ये मतलब होता है कि अगर आप ए से मूव करके कहीं पे गए हैं तो फिर आप वापस उसको वापस ए पे आ जाए, इसको कह देंगे हम क्लोज्ड पाथ। जैसे ए से बी पे जाना ये क्लोज्ड पाथ नहीं है। अगर आप ए से बी पे गए हैं बाय सम मींस के किसी भी तरीके से, चाहे पाथ 1 से, 2 से या 3 से, जिससे भी गए आप, लेकिन आप वापस फिर बी से ए पे वापस आ गए, तो आप ए से चले थे ए पे क्या आ गए, वापस आ गए। तो अगर ऐसा क्लोज्ड पाथ हो उसके लिए हम देख लेते हैं कितना वर्क हुआ है। हमने एक फर्ज कर लिया कि हम ए सी से होते हुए बी पर पहुंच गए। अच्छा, इसमें ये जो इस पाथ पे वर्क हुआ है ये तो हमने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाला वो वर्क है कि जो ए से बी तक जाने में थ्रू ए सी बी जो है वो वर्क हुआ है, वो माइनस mgh। अब हम फर्ज करें कि इस रास्ते से वापस आए, क्योंकि हमने क्लोज्ड पाथ के लिए ए से चल के ए पे ही वापस आना है। अब जरा गौर करें कि ये जो बी से डी पे जाते हुए कितना वर्क होगा। यहाँ पे फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है। अब यहाँ पे भी देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है 90 होने की वजह से यहाँ पे वर्क डन जो बी से डी जाते हुए वो जीरो होगा। वो मैंने यहाँ शो किया कि वर्क डन बी से डी जाते हुए क्या है, जीरो है। अब वर्क डन फ्रॉम डी टू ए जाते हुए, अब यहाँ पे बात ज़हन में नोट कर ले कि ये आपके पास जो फोर्स है वेट वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी ये डाउनवर्ड है। सो ये एच हाइट अब जो हम ट्रेवल कर रहे हैं ये इसमें फोर्स भी डाउनवर्ड है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई। यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, दैट इज वेट, दैट इज mg, और कितना डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज h, और कॉज ऑफ जीरो की वजह से अब आपके पास जो है वो 1 आएगा ना कि -1 आएगा। सो आपके पास ये वाला जो वर्क होगा ये आपके पास प्लस mgh आएगा। तो जब हम ए से चल के फिर ए पे पहुंचे तो देखें आपने कितना वर्क किया, जाने के लिए आपने किया -mgh, बी से डी तक आने के लिए किया 0, और mgh ये कौन सा वर्क है जो डी से ए पर आने के लिए किया। अच्छा, अब इसको हम अगर सम अप करें तो ये जो -mgh है ये इस प्लस mgh से कट जाएगा और आपके पास वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ वो आपके पास 0 आएगा। सो जो है जो कंजर्वेटिव फील्ड है उसकी डेफिनेशन दो तरीके से की जा सकती है कि ऐसी फील्ड जिसमें जिसमें आपके पास जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट हो पाथ फॉरवर्ड से, वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ शुड बी 0। तो ये दोनों आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशंस हैं और इनके अकॉर्डिंगली ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है। आपके पास जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है। और आपके पास जो अब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की बात करें कि जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है ना, यानी आप एक जगह से मूव करके दूसरी जगह गए हैं, ठीक है, आप अगर मुख्तलिफ पाथ से जाएंगे, किसी की लेंथ ज्यादा होगी किसी की कम होगी, उसके अकॉर्डिंगली जो वर्क डन है वो डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। तो अगर वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर वो पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा तो वो आपके पास जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।